वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी इतिहास विषय की श्रृंखला चल रही थी और इतिहास विषय की श्रृंखला में मैं अभी तक आपको प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के तीनों प्रकार, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके पश्चात ताम्र पाषाण काल और ये सारे चैप्टर पढ़ाते हुए मैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पे आ चुका हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का इसका जो पहला पार्ट है, मैंने इसे जो हमारी प्रीवियस क्लास इससे पहले आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके बारे में कैसे पता लगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तार था। ठीक है, ये उत्तरी सीमा इसकी क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी, पश्चिमी सीमा क्या थी, इसका क्या काल चक्र था, इसको अन्य किन नामों से जाना गया और ये किन किन देशों में पाई जाती थी, इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया था। हालांकि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछले वाली क्लास पे जाकर के इसको विधिवत रूप से देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मुख्यतः अगर देखी जाए तो 3 देशों में पाई जाती थी, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत में मुख्यतः देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा 7 स्टेट्स में देखने को मिलती थी। ऐसे ही पाकिस्तान में देखने को अगर देखते हैं हम तो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिलती है। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में मुंडीगाग और सूरतगोई नामक 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर सिंधु सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे इसकी जो है कैसे खोज हुई, किन्होंने इनके बारे में पता लगाया। तो आज हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगरीय स्थल थे, उन नगरीय स्थलों की क्या विशेषताएं थी और जो नगरीय स्थल थे उनकी खोज किसने की, वे नगरीय स्थल कहाँ पर पाए जाते थे और उनमें क्या क्या साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, ये आप हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इस क्लास में आपको कंपटीशन लेवल के अधिकांश सवाल अगर प्राचीन भारत के इस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो आप इस क्लास से अधिकांश क्वेश्चन आप जो है देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले अगर खोज या सबसे पहले जिसने इसके बारे में पता लगाया उसका श्रेय जो था वो चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज विद्वान को दिया जाता है। साथियों, चार्ल्स मेसन ने सन 1826 में जब वो पाकिस्तान में जो है दौरे पर आया था और उसको जो है पता लगा कि हड़प्पा नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ पुरातात्विक चीज़ें या अवशेष देखने को मिलते हैं, तो उसने वहाँ पर जाकर के कुछ टीले की खोज की और उन टीलों की खोज करने के बाद हालांकि वो अपने देश वापस लौट गया था और इसने इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि लाहौर से कराची के मध्य जब रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ पे 2 इंजीनियर बंधु थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, उनके नेतृत्व में ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था और उन्हें अपने दोनों तरफ जो है कुछ ईंटें प्राप्त हुई और ईंटों को उन्होंने जो है रेलवे ट्रैक के किनारे बिछा दिया। उसके बावजूद भी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये हमें जो ईंटें प्राप्त हो रही हैं ये किसी न किसी सभ्यता से संबंध रखती हैं, किसी न किसी सभ्यता से इनका संबंध अवश्य रहा होगा। फिर उसके पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जिनका नाम था सर जॉन मार्शल के संज्ञान में आया कि ये स्थान वाकई में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, तो इस स्थान में अवश्य कुछ ना कुछ ज़रूर रहा होगा। तो उन्होंने अपने जो एक कनिष्ठ ऑफिसर थे, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप व्हीलर, इन सभी लोगों को बोला कि आप जाकर के हड़प्पा नामक स्थान पर जो है विस्तृत उत्खनन कीजिए और हमें बताइए कि आखिर ये जो जगह है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। तो उसी के बारे में आज मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ाने आ रहा हूँ कि उस जो जगह थी जहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी जब वहाँ पे पहुँचे तो हड़प्पा की जब उन्होंने उत्खनन किया तो एक विस्मय से जो है भर गया।
हड़प्पा के उत्खनन से ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिसने पूरे भारत को एक आश्चर्य में भर दिया। धीरे धीरे हड़प्पा के साथ साथ अन्य स्थानों की भी खोज की जाने लगी और वह स्थान हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बाली, कालीबंगन, बनवाली, यहाँ तक कि कई स्थानों की खोज की गई। और यद्यपि भारत में ही नहीं खोज की गई, भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इसके स्थल देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज इसीलिए सबसे पहले हम प्रमुख जो है इसके नगरीय स्थलों की बात करते हैं। तो प्रमुख नगरीय स्थलों में अगर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता के अगर प्रमुख जो नगरीय स्थल थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव लेवल में पूछे जाते हैं, वो नगरीय स्थल कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चौहंदुड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। दोस्तों, इसमें हर स्थल एक अपनी जगह पे अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें चाहे आप मोहनजोदड़ो की बात कर लीजिए, चाहे आप लोथल की बात कर लीजिए, चाहे चौहंदुड़ो की, और चाहे धौलावीरा की, और चाहे राखीगढ़ी या कालीबंगन की आप बात कर लें। देखिए, हड़प्पा तो इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का कहते हैं ना शुरुआत ही इससे हुई थी, क्योंकि अगर हड़प्पा की खोज ना हुई होती तो आज ये घाटी भी हमारी अस्तित्व में नहीं आई होती, क्योंकि हड़प्पा से ही इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हालांकि मैंने पिछली वाली जो हमारी क्लास आई थी, मैंने इसके जो है सभी नाम आपको बताए थे, क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्यों इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति इसे क्यों कहा जाता है, या कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। आप हमारी पीछे वाली जो पिछली वाली क्लास है उसमें जा करके आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये जो प्रमुख स्थल थे, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके नगरीय स्थल थे सैंधव घाटी सभ्यता के, इन नगरीय स्थलों की क्या विशेषताएं थी। अब हम इस पे जो है विशेष रूप से गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या सैंधव सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख विशेषता जो थी उनकी नगर योजना थी। सैंधव सभ्यता में जो प्रत्येक नगर था वो देखा जाए वो 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। थोड़ा इधर आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको मैं समझाता हूँ। सैंधव सभ्यता में जो था नगर 2 भागों में डिवाइड थे। एक था हमारा पूर्वी भाग और एक हमारा था क्या, पश्चिमी भाग। तो दोस्तों, जो पूर्वी हिस्सा था, यानी अगर ऐसे हम खड़े हो जाते हैं तो पूर्वी जो हमारा पूर्वी हिस्सा इधर था और पश्चिमी हिस्सा इधर था। तो पश्चिमी हिस्सा जो था वो जो है एक दुर्ग या टीले के रूप में था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो जो है नगर के रूप में संज्ञा दी जाती थी। तो जो था पश्चिमी हिस्से में क्या था, पश्चिमी हिस्से में जो भाई कोई भी नगर है तो वहाँ पे सामान्य जनता भी निवास करेगी, वहाँ का प्रशासनिक ढांचा भी निवास करेगा, वहाँ पे जो भी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो भी रहते होंगे। तो उनमें भी देखा जाए तो उनमें भी डिफरेंस था। 2 हमारा पूर्वी भाग था, वहाँ पे क्या है, सामान्य जनता निवास करती थी, व्यापारी वर्ग निवास करता था, जबकि हमारा पश्चिमी जो हिस्सा था वहाँ पे पुरोहित वर्ग और प्रशासनिक ढांचा जो है विद्यमान था। और जो दुर्ग और टीला हुआ करता था जो कि पश्चिमी भाग पे था, उस दुर्ग और टीले के चारों तरफ जो है एक चहार दीवारी बनाई जाती थी। चहार दीवारी क्यों बनाई जाती थी, किस लिए बनाई जाती थी? क्योंकि चहार दीवारी जो थी और जो ये पश्चिमी टीला था, ये दुर्ग या पश्चिमी टीला जो थी, ये ज़मीन से जो है ऊंचाई पे बनाया जाता था। बाकी नगर जो थे ये धरातल स्तर पे थे। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आप जो है चाहें तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो जो दुर्ग या टीला था, दुर्ग टीले पे क्या था मैं भी बता चुका हूँ कि इस पे पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। फिर इसके बाद नगर में सामान्य जनता रहती थी। दुर्ग टीले ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे होते थे, जबकि हमारे नगर सामान्य धरातल पर यानी मैदानी भाग में बने हुए थे। क्यों ऊंचाई पे होते थे, उसका रीज़न था क्योंकि कोई बाहरी अगर आक्रमणकारी आक्रमण करते थे तो उनसे भी इनकी सुरक्षा होती थी। बाकी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या कोई भी चीज़ आती है तो उनसे भी इस स्थान पर रहने वाले लोग सुरक्षित रहते थे। आगे कैसे, देखिए मैंने हालांकि लिख रखा है यहाँ पे कि जो दुर्ग या टीला था उसमें पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, और जबकि नगर में सामान्य जनता रहती थी। फिर और एक चीज़ और बताता हूँ, आकार में ये हमारे छोटे थे और ऊंचाई पर थे। क्या थे, दुर्ग या टीले। फिर इसके बाद
अभी मैंने आपको बताया कि जो है हमारा दुर्ग या टीला पे पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, उसके बाद नगर में सामान्य जनता निवास करती थी। ऐसे ही जो दुर्ग या टीला था उसमें चारों तरफ चहारदीवारी की व्यवस्था हुआ करती थी। ऐसे ही नगर में हमारी क्या थी, कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगरीय स्थल है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनमें जो है उनके नगरों को जो 2 भागों में डिवाइड किया गया था उनमें क्या डिफरेंस था, तो आप जो है इन पॉइंट्स को लेकर के आप अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो साथियों जो दुर्ग या टीला था तो उसमें जो चहारदीवारी बनी हुई थी, वो चहारदीवारी की भी मैं विशेषता बताता हूँ। जो चहारदीवारी की जो एक कहते हैं ना कि जो बाहरी जो परत थी, जैसे कोई अगर दीवार होती है, ये मान के चलिए ये मोटी सी हमारी अगर ये दीवार है, तो इस दीवार की जो इस साइड में जो ये इंटरनल है, ये बाहरी परत जो थी ये ईंटों की बनी हुई थी और अंदरूनी परत जो थी ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। यानी ये हमारी ईंटें थी और ये हमारी क्या थी, कच्ची मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी की बनी थी। यानी जो भी चहारदीवारी बनाई जाती थी तो उसकी जो बाहरी परत थी वो जो है पक्की ईंटों से निर्मित होती थी और अंदरूनी परत कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी। तो क्या थे भाई नगरीय स्थलों की जो विशेषताएं थी, एक बार हम फिर से कहते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रत्येक नगरीय स्थल जो था वो 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती थी, पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला कहा जाता था। फिर उसके बाद में पश्चिमी भाग में क्या क्या कौन रहता था, पश्चिमी भाग में जो है पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, जबकि नगर में हमारी सामान्य जनता निवास करती थी। दुर्ग कैसे होते थे, दुर्ग का क्या आकार था, दुर्ग छोटे थे और ज़मीन से ऊंचाई पे थे, जबकि हमारे नगर जो थे आकार में छोटे और आकार में धरातल पर स्थित थे। फिर इसके बाद में प्रत्येक दुर्ग के चारों तरफ चहारदीवारी की व्यवस्था थी, लेकिन नगर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, हालांकि इन दोनों में यह डिफरेंस हैं, उसके बाद भी इसके कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के जब उत्खनन किए गए तो कुछ ऐसे स्थल हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय स्थल की विशेषताएं हैं उनका खंडन किया है। अब वो कौन कौन से स्थल हैं? सबसे पहला हमारा जो अपवाद है, यहाँ आप देखें कि लोथल और सुरकोटटा एक ऐसे सैंधव स्थल हैं कि लोथल की बात करें चाहे सुरकोटटा की बात करें आप, तो लोथल में जो हैं, जो नगर हमारा लोथल है, तो लोथल में जो है दुर्ग और जहाँ पे सामान्य जनता निवास करती है, दोनों को एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक नगर 2 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन अगर लोथल की बात कर ली जाए, जैसे थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे लोथल में जैसे भाई प्रत्येक नगर 2 भागों में डिवाइड है। जैसे इधर हमारा क्या है, ये थोड़ी देर के लिए ये दुर्ग है और इधर जो है सामान्य जनता रहती है। तो इसमें क्या था दोस्तों, आप देख रहे होंगे, तो अब इसको क्या किया गया, पूरी एक सुरक्षा दीवार से इसको घेरा किया गया है। ये विशेषता थी लोथल की। और सेम ऐसे ही सुरकोटटा की भी यही विशेषता थी। सुरकोटटा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लेवल से बहुत पूछा भी जाता है। सेम ऐसे ही इसकी भी विशेषता थी। ये दोनों क्या थे एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। ऐसे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, लोथल और सुरकोटटा। दूसरा अपवाद क्या कहता है कि चहुंदड़ो एक ऐसा सैंधव स्थल था जहाँ पर चहारदीवारी की अनुपस्थिति पाई जाती है। वहाँ पे कोई भी चहारदीवार नहीं है, ना तो वहाँ पे दुर्ग के जो है चारों तरफ चहारदीवार है और ना ही नगर के चारों तरफ है। तो यहाँ पर चहुंदड़ों में चहारदीवारी की अनुपस्थिति पाई जाती है। ऐसे ही धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा अपने सैंधव स्थलों में जो है प्रमुख विशेष रूप से जो है जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? धौलावीरा में जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो अपने समय की एक विशिष्ट प्रणाली मानी जाती है। और एक विशेषता थी धौलावीरा की, प्रत्येक नगर 2 भागों में डिवाइड होता था, जबकि धौलावीरा ऐसा नगर था जिसको हम 3 भागों में विभक्त मान सकते हैं। धौलावीरा में पूर्वी टीला था, पश्चिमी टीला था और इन दोनों के मध्य में एक टीला था जिसे हम मध्यमा के नाम से जानते थे। वो हमारा क्या था? धौलावीरा था। यानी अपवाद जो तीसरा कहता है कि धौलावीरा में 3 टीले हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये तीनों अपवाद भी प्राप्त मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो साथियों, तो विशेषताएं क्या थी ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया।
अब हम बात करते हैं जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या स्थल थे इसके। हालांकि मैं सभी स्थलों को आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो आपके इम्पॉर्टेंट स्थल हैं उनको पढ़ाता हूं। फिर इसके बाद अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आगे के स्थल में आपको पढ़ाऊँगा। सबसे जो हमारा पहला स्थल है, जिस स्थल ने जो है इस सभ्यता को नाम दिया, इस स्थल के नाम से ही सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई, वो हमारा क्या था? हड़प्पा था। अब हड़प्पा की मैं कहानी आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन गए तो थे उस स्थान पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस स्थान के बारे में आगे नहीं सोचा, उसके बारे में आगे उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि स्थान जो है किसी सभ्यता का जनक हो सकता है। हालांकि कहते हैं ना कि चार्ल्स मेसन को जो है इसका श्रेय तो दिया जा सकता है, ना कि इसको जो है जनक के रूप में जाना जा सकता है। इसके अगर मेन अगर कहते हैं ना कि खोजकर्ता या उत्खननकर्ता थे, वो हमारे कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। अभी मैंने आपको बताया कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने सन 1921 में जब ये स्थल देखा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, बहुत इसकी जो है चर्चा हो रही है, तब उन्होंने अपने जो है एक कनिष्ठ ऑफिसर थे, जो उनसे छोटे लेवल के ऑफिसर थे, दयाराम साहनी जी, उनको कहा है कि आप जाइए और इस स्थल के बारे में पता लगाइए। तो इन्होंने अपने 2 और साथी थे जिनका नाम था, देखिए, माधव स्वरूप बस और एक और थे, व्हीलर थे, हालांकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं ले रखा है। तो दयाराम साहनी जी ने और माधव स्वरूप बस ने 1921 में जो है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हड़प्पा जो था ये इंडिया में नहीं था, पाकिस्तान में स्थल था। तो इसकी स्थिति कहाँ पे देखने को मिलती है? ये पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत है। देखिए, पंजाब इंडिया में भी लगता है और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी लगता है। तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी एक ज़िला है जो कि वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे रावी नदी के तट पे स्थित ये स्थल था। यानी पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी साहिवाल ज़िला, जो कि वर्तमान में है, रावी नदी के तट पर ये स्थल हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे इसकी उन्होंने खोज की थी। अच्छा, अब जो है हड़प्पा से जो क्या क्या प्रमुख स्थल थे, हमें क्या क्या स्थल देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके जो है हड़प्पा से जो स्थल से जो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, हड़प्पा जो स्थल था, तो हड़प्पा स्थल में सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो हमें जो है 6 कमरों वाले, यानी टोटल जो है 12 कमरों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। 12 कमरों वाला अन्नागार हड़प्पा से ही मिलता है। उसके बाद में 18 जो है गोल गोल जो चबूतरे हैं, वृत्ताकार चबूतरे हैं, वो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। एक लकड़ी की कब्र जो है, जिसे R37 नाम दिया गया है, वो भी आपकी हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। और हड़प्पा एक ऐसा स्थल था साथियों कि जहाँ से हमें सबसे पहले जो है गेहूँ और जौ के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से जो है अभिलेख वाली सबसे पहले हमें मोहरें भी प्राप्त होती हैं, और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो है एक पौधे का चित्र जो है, जिसका चित्रांकन किया गया है, ठीक, वो भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 कमरों वाला जो अन्नागार है, हड़प्पा से मिला है। जो मजदूर निवास हैं, इनके भी जो है हड़प्पा से ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। फिर इसके बाद लकड़ी की कब्र, जिसे R37 नाम दिया गया है, ये भी हड़प्पा से मिली हुई जली हुई ईंटों के साक्ष्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। तांबे की इक्का गाड़ी, ये बहुत, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, यानी जो पत्थर की मूर्ति जो है पुजारी की, वो हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है। उसके बाद एक बर्तन जो है, उस पर मछुआरे का चित्र है, वो भी हड़प्पा से देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा अभिलेख रूपी जो मोहरें हैं, वो हड़प्पा से हमें मिली हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा। इसके बाद हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्थल के रूप में गिना जाता है। और मोहनजोदड़ो को कहते हैं ना कि सिंधु सभ्यता का बगीचा के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बगीचा के रूप में किस स्थल को जानते हैं, तो वो हमारा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, तो मृतकों के टीले के रूप में भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। क्या था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज जो है सबसे पहले राखलदास बनर्जी नाम के एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने सन 1922 में जो है वो
मोहनजोदड़ो की खोज की। और मोहनजोदड़ो की खोज जब की गई तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इसकी प्रमुख विशेषता थी मोहनजोदड़ो की, वो थी इसकी नगर प्रबंधन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली इतनी गजब की थी मोहनजोदड़ो की कि यहाँ पे जो मकान बने हुए थे, जो यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। सड़कें जो थीं एक दूसरे को समकोण पे काट रही थीं। मकान ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। ग्रिड पद्धति आप समझ रहे होंगे कि ऐसे समकोण, अगर मकान यहाँ पे बना हुआ है तो ये सारे मकान जो है ऐसे 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 बने थे। ग्रिड पद्धति पे हर कोने पे ऐसे ऐसे बना हुआ था। फिर उसके बाद जो मोहनजोदड़ो में सबसे जो चर्चित स्थान है वो था स्नानागार। इससे पहले क्या इसकी स्थिति थी, इस पर हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में इसकी खोज की। उसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जो ज़िला था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंध नदी के तट पर जो इसकी स्थिति को देखने को मिलती है। उसके बाद क्या क्या इस स्थल पे हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो विशाल स्नानागार, आप कभी मोहनजोदड़ो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक जो ताल जैसा जो है, जो प्रेजेंट टाइम में जैसे हम पूल के नाम से पुकारते हैं, तो सेम उसी कैटेगरी समझ लीजिए। उस समय की इतनी ज़्यादा तकनीक विकसित थी कि उस समय जो है स्नानागार, एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद में कांस्य नर्तकी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। पशुपति महादेव की मूर्ति, ये भी हमें सिंधु सभ्यता में जो है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, ये भी देखने को मिलती है। पक्की सड़कें देखने को मिलती हैं। चिमनी और गले हुए तांबे के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता लग गया होगा। हड़प्पा में किसने इसकी खोज की थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या इसकी स्थिति रही थी, इसमें क्या क्या प्राप्त साक्ष्य थे। आगे हम बात करते हैं। जो हमारा अगला स्थल है वो था लोथल। लोथल जो था, लोथल की खोज रंगनाथ राव जी ने की थी। रंगनाथ राव ने लोथल की जब खोज की तो वो टाइम पीरियड कब था, 1953 था। कहाँ इसकी खोज की गई, गुजरात में खंबात की जो खाड़ी थी, खंबात की खाड़ी के पास भगवा नदी के तट पर, गुजरात में खंबात की खाड़ी के नज़दीक भगवा नदी के तट पे इसकी खोज की गई। और यहाँ से क्या क्या इसके स्थल देखने को मिलते हैं। लोथल की विशेषता है, आप 100% याद कर लीजिए। जो इसके कहते हैं ना, उस समय की जो बंदरगाह थे वो लोथल ही दे रहा था। तो मानव निर्मित बंदरगाह लोथल की प्रमुख विशेषता थी। फिर इसके बाद देखिए, हड़प्पा से हमको गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन बाजरे और चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड वेदिकाएँ यह लोथल से मिलती हैं। फारस की मुहर लोथल से प्राप्त होती है। 20 समाधियाँ लोथल से, और ये जो 20 समाधियाँ थे ये एक दिशा में जो है 20 समाधियाँ एक प्राप्त हुई हैं। फिर इसके बाद युगल समाधियाँ भी मिली हैं, माने वहाँ पे एक पुरुष और स्त्री दोनों की एक साथ में दफनाया गया है, तो उसको युगल समाधि बोलते हैं। उसके बाद हाथी दाँत पैमाना, मनके के कारखाने ये देखने को मिलते हैं। और एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और जो कौए के चित्र का अंकन है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, लोथल से प्राप्त हो रहा है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लोथल से ये प्रश्न में एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौए की कहानी का चित्र का अंकन है, ये हमें लोथल से देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स में, ये प्रश्न ज़्यादातर आया है। धौलावीरा हमारा जो अगला जो स्थल है, तो धौलावीरा की जो खोज जिसने की थी वो जगतपति जोशी नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1967 में इसकी खोज की और इसका विस्तृत जो उत्खनन था वो आर.एस. बिष्ट ने 1990 ईस्वी में किया। धौलावीरा जो कहाँ था, धौलावीरा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक स्थान था। और ये मासर और मानहर दो नदियाँ थीं, उन दोनों नदियों के मध्य में पाया जाता था। ठीक है, अब धौलावीरा की क्या विशेषता रही थी। धौलावीरा में अभी आपको पढ़ा चुका था कि धौलावीरा एक हमारा ऐसा स्थल था जहाँ पर त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली पाई जाती थी। त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली का मतलब होता है कि ये नगर 3 भागों में विभक्त था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और जो बीच का भाग था उसको मध्यमा के नाम से जानते थे। धौलावीरा की एक और प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थी वो अपने समय की सबसे विशिष्ट प्रणाली मानी जाती है। उसमें प्रत्येक नगर
जो प्रत्येक नगर अपनी प्रमुख विशेषता रखता है, उसके साथ धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ पर जो सड़कें पाई गई हैं वो सड़कें जो थीं, सड़कों के दोनों साइडों में जो है बढ़िया जल निकासी की प्रणाली के लिए नालियाँ बनी हुई थीं, और जो घरों का जो गंदा पानी था उसके लिए भी जो है घरों से जो नालियाँ थीं, जो घरों का जो गंदा पानी था वो सड़क के किनारे जो बनी नाली थी उसमें आकर के मिलता था, और जो उन नालियों से जो जल की निकासी होती थी लास्ट में जाकर के किसी पोखर या कोई तालाब जैसा था उसमें जाकर के गिरता था। तो समझ लीजिए उस समय के व्यक्ति की जो सोच थी वो कितनी ज़्यादा विकसित थी। हाँ, चाहे वो अपने नगर प्रबंधन को लेकर के हो, चाहे वो अपने जल निकासी को लेकर के हो, और चाहे वो अपने सामाजिक स्तर को लेकर के हो। तो धौलावीरा में क्या क्या है, क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख साक्ष्य तो जो है वहाँ की जो है जल प्रबंधन प्रणाली थी। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है धौलावीरा की प्रमुख विशेषता थी। वहाँ पे एक पत्थर का जल कुंड पाया जाता है। अब ये जल कुंड हो सकता है कि पानी को जो है स्टोर करने के लिए बनाया गया हो। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हालांकि पूरे जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो गडेरी वाला है, पाकिस्तान में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, तो भारत का पहला कौन सा होगा? भारत का पहला है हरियाणा के हिसार ज़िले में एक राखीगढ़ी स्थल है, वो भारत का पहला स्थल है। फिर उसके बाद त्रिस्तरीय नगर नियोजन जो है इसकी प्रमुख विशेषता थी। अब हम इसके बाद आते हैं कालीबंगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन की खोज जो है सबसे पहले जो इसके खोज करता थे, उत्खनन करता थे, उनका नाम था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1953 में ही इसकी खोज की, और इसके साथी जो थे वीके थापर थे, उन्होंने 1960 तक इसका विस्तृत जो है उत्खनन किया था। कहाँ पे पाया जाता था, कहाँ पे ये स्थल पाया गया? तो ये स्थल जो था वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के तट पे स्थल देखने को मिलता है। और यहाँ के क्या क्या प्राप्त साक्ष्य थे? इसके 7 हवन कुंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक, यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक, एक लकड़ी का हल और एक पाइप जो है ये भी यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहले चना एवं सरसों की फसल के भी साक्ष्य सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, मैंने आज आपको जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो नगरीय स्थल थे उन नगरीय स्थलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया। हालांकि कुछ इनके अपवाद थे, उनके बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, धौलावीरा हो, राखीगढ़ी, बनवाली, ठीक, इसमें से प्रमुख स्थल अभी मैंने हालांकि आपको 5 स्थलों के बारे में जानकारी दी है। जो इसके हमारे नेक्स्ट स्थल अगले आते हैं, इसमें अभी बहुत सारे बाकी हैं, जैसे इसमें चौहंदड़ो ही बाकी रह गया है, राखीगढ़ी बाकी रह गया है, उसके बाद सनौली आता है, आलमगीर आता है, और पाकिस्तान के प्रमुख स्थल अफ़गानिस्तान के आते हैं। उन सब के बारे में अगली चर्चा हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तो एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ये विशेष रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से जो जीएस पोर्शन में अगर इतिहास विषय से कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर के भी है, और अगर देखा जाए तो मेंस एग्ज़ाम को लेकर के भी आपकी विधिवत मैं तैयारी कराता हुआ चल रहा हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं देखा जाए तो मैं इसको जो विधिवत बहुत डीपली लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ में आती रहे। तो साथियों, कैसे लग रही है मेरी क्लास? आप अपनी कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसको हमें अपने जो है शेयर करते रहिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में।